अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आज की इस वीडियो में हम उर्दू का सवालिया पर्चा 2020 का हल करेंगे। आप लोग कोई भी पढ़ाई पढ़ें, कभी भी किसी भी क्लास में हो, हमेशा अपने पिछले साल के पेपर जो है एक बार हल करके ज़रूर जाएं, क्योंकि पिछले साल के पेपर में से सवालात या कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना सीट नंबर, आपका नाम और जो भी होता है, जो फिल करना होता है सारा, वो बहुत ही ध्यान से फिल करना है। बिल्कुल भी उसमें गलती नहीं करनी है, वही आपकी पहचान होती है। ठीक है, अब हम सरगर्मी नामे के लिए हिदायत देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है नंबर 1 में, सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके सिर्फ पेन से बनाएं। यानी आपको पेंसिल से बनाना इजाज़त नहीं है, आपको पेन से बनाना है। नंबर 2 क्या कहा गया है, तहरीरी हिस्से की सरगर्मियों में खाके बनाने की ज़रूरत नहीं और ना ही सवाल लिखना ज़रूरी है। सवाल लिखने में अपना टाइम बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इश्तिहार के लिए तस्वीर व तज़ीन कारी के नंबरात नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा तस्वीर, फ़ोटो और बहुत ज़्यादा सजावट में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या है नंबर 3, सरगर्मी नामे की मारूज़ी सरगर्मियाँ, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसे मारूज़ी सरगर्मियाँ कहते हैं। और कवायद पर मबनी सरगर्मियों की जांच मुमतहिन हिदायत के ऐन मुताबिक करता है, इसलिए हिदायत बगौर पढ़ें। ठीक है, नंबर 4 क्या है, सरगर्मी नामे का तहरीरी हिस्सा जांचते वक्त मुमतहिन आपकी तहरीरी महारत, मौसर अंदाज़ बयां, पुरकशिश ख़यालात, मुनासिब अल्फाज, जुमलों का तसलसल, बरमहल मौजू, अशआर, मुहावरे, कहावतें और बोली का सही इस्तेमाल, यानी सही अल्फाज का चुनाव होना चाहिए आपके पास। इमला वगैरह आपका बहुत दुरुस्त होना चाहिए, गलत मत लिख के आना वगैरह पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जाती है। नंबर 5 है, खुश खत्ती और सफाई का ख्याल रखें। आपको एकदम सफाई से लिखना है, राइटिंग अच्छी बनानी है। वैसे राइटिंग में नंबर नहीं कटते, लेकिन फिर भी थोड़ा सफाई से रखना है, आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्से नसर देखेंगे। कुल नंबरात 18 हैं। क्या कहा गया है, दर्ज झेल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 क्या दिया गया है, रवां खाका मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले आप आ जाएंगे नीचे, जो आपको इक़्तिबास दिया गया, पैसेज दिया गया, आप बहुत ही ध्यान से गौर से एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आपको सारे जवाबात इसी में मिलेंगे और इस तरह आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तक यहूदी के ग़ुलाम रहे वो इस्लामी जंगों में शरीक ना हो सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्तों और 40 उक़िया सोना मुआवज़ा देकर हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद करा लिया। अब वो जंगों में अपनी सलाहियतों का आज़ादाना इस्तेमाल करने लगे। मुशरिकीन मक्का और यहूदियों ने मिलकर जब मदीने पर हमले की तैयारियां शुरू की, उस वक्त मदीने को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। खंदक खोदी गई जो इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मनों को घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके और उन्हें पसपा होना पड़ा, यानी हार मानना पड़ा। खंदक की खुदाई की वजह से इस गज़वे को गज़वे खंदक कहा जाता है। इस जंग के बाद हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु मुख्तलिफ़ जंगों में शरीक होते रहे। ताइफ की जंग में उनकी ईमा पर यानी उनकी मर्ज़ी से मुसलमानों की जानिब से मिनजनीद का इस्तेमाल हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौर में भी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सी जंगी कारनामे अंजाम दिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जब ईरान पर लश्कर कशी की गई, यानी जब उनके साथ जंग किया गया, उन पर जब धावा बोला गया, तो उस वक्त ख़ुद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमा रहे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अव्वलन, आप रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ पे स्वाद बना हुआ है लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की बात हो रही है, तो ये आप यहाँ पर रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ेंगे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु यानी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अव्वलन अपने हम वतन ईरानियों को मुखातब किया और उन्हें समझाया, मैं तुम ही में से एक आदमी हूँ। तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं। अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए हैं, तुम पर वही अहकाम वाजिब होंगे जो हम पर हैं। लेकिन ईरानियों ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया, तो जंग लड़ गई और दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
ठीक है, तो हमें ऊपर जो खाका दिया था गया था, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। खाके में क्या है कि दौरे खिलाफत में जब लश्कर कशी की गई उस वक्त ख़ुद इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमा रहे थे कि दौरे खिलाफत में। इसका जवाब आप देखेंगे यहाँ पर आएगा, यहाँ से। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में जब ईरान पर लश्कर कशी की गई तो उस वक्त ख़ुद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमा रहे थे। ये पूरा जवाब आप उठा के कहाँ पर लिखेंगे, इस रवां खाका में, यहाँ से आएगा। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में जब ईरान पर लश्कर कशी की गई तो उस वक्त ख़ुद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमा रहे थे, इस तरह से। ठीक है, आकर के बाद सवाल नंबर 2 क्या कहा गया है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईरानियों को जिन अल्फाज में मुखातब किया उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। यहाँ पर उन्होंने मुखातब किया है, आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से लेकर आखिर तक उन्होंने मुखातब किया है और इसे आपने अपने अल्फाज में लिखना है। उस ज़माने में ये इस्लामी निज़ाम था कि जंग शुरू होने से पहले एक बार इस्लाम की दावत ज़रूर देते। इसी पर अमल करते हुए सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने ईरानी भाइयों को मुखातब करके फ़रमाया कि ईरानी होने के बावजूद अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं। अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए भी वही हुकूक होंगे जो हमारे लिए हैं, और जिस तरह हम इस्लाम पर अमल करते हैं तुम्हें भी करना होगा। इस तरह से आपको आसान अल्फाज में, आसान जुमले में 4 से 5 लाइन का जवाब 2 नंबर के लिए लिखना है। ठीक, तीसरा सवाल है 3 नंबर के लिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक खोदने का जो मशवरा दिया उसके बारे में अपनी राय दीजिए। जब मक्का के मुशरिकीन ने यहूदियों के साथ मिलकर मदीने पर हमला किया तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर की हिफाजत के लिए शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। चूँकि वो फ़ारस के रहने वाले थे और फ़ारस में जंग के दौरान दुश्मन से बचने के लिए खंदक खोदा जाता था, लेकिन अरब में लोग खंदक जैसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं थे, यानी अरब के लोग खंदक के बारे में इतना जानते नहीं थे, उनके लिए ये नई चीज़ थी। मुसलमानों ने बहुत गहरे और चौड़े खंदक खोदे जिसे दुश्मनों के घोड़े पार ना कर सके, और दुश्मन हैरान थे कि आखिर ये खंदक खोदने का तरीका उन्हें कहाँ से पता चला। हमारे अरब में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, और हार मानकर वापस चले गए दुश्मन। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और सही वक्त पर सही मशवरा उनके दानिशमंद होने का सबूत है। तो यहाँ पर मैं जानती हूँ जवाब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोगों को A to Z जवाब पूरा याद नहीं करना है, बल्कि 1 से 2 बार पढ़ना है और फिर इसे अपने जहन में रखकर अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 के बे में कहा गया दर्ज झेल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। ये भी 7 मार्क्स का है। तो नंबर 1 कहा गया जनूबी अफ्रीका से मुतालिक मुसन्निफ़ा के ख़यालात का रवां खाका मुकम्मल कीजिए। आज ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे देखा था, पढ़ी थी, जहाँ का माजी और डैश 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 सिसक रही थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है पैसेज इक़्तिबास। आपको इक़्तिबास 1 बार पढ़ना है, फिर भी आंसर नहीं समझ में आता है 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही रवां खाका पे या सवाल पे आना है, क्योंकि आप पैसेज पढ़े बगैर सवाल का जवाब ढूंढने लगोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे। इसलिए सबसे पहले पैसेज पढ़ना है, पेंसिल हाथ में रखना है आपने। ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं। तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर, यानी छलांग होता है, वो फिजाओं में परवास करने लगा। ऊपर और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी भी होती जा रही थी। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है, वही अब खुद ज़र्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों के समुंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी, जिससे दूर एक नया जहान था। यह खलाओं का जहान था, पुरअसरार खामोश आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। पुरअसरार यानी राज से भरे हुए। ज़मीन से दूर इस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। एक अनोखा एहसास था, एक तिफलाना ख्वाहिश थी। तिफलाना यानी बचकाना।
खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने की। आज वो तैयारे में उड़ रही थी और ज़मीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थीं, जहाँ का माजी इबरतनाक था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुँह छिपाए सिसक रही थी और बर्बरियत यानी जुल्म मुस्कुरा रही थी। परवीन ख्यालात के समुंदर में गोते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहान्सबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीके हयात वारिस और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थीं। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थीं। जब उसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। तैयारा नीचे उतर रहा था, ज़मीन करीब आ रही थी। लकीरों पर रेंगती चींटियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही थीं। छोटी छोटी डिब्बियाँ आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थीं। ज़मीन का सीना फैलता जा रहा था और परवीन के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थीं। वो उस सरजमीन पर कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के ज़र्रे ज़र्रे में माजी की दुख भरी कहानियाँ हैं। वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। अब आते हैं रवां खाका की तरफ। तो हमें अल्फाज पे ध्यान देना है। देखा था, पढ़ी थी, जहाँ का माजी सिसक रही थी। ये 4 वर्ड हमें जहाँ नज़र आएंगे हमें वहाँ पे रुक के ध्यान देना है, ठीक है। तो पैसेज में ये 4 वर्ड जो हैं कहाँ पर हैं, यहाँ। उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थीं, जहाँ का माजी इबरतनाक था, इंसानियत मुंह छिपाए सिसक रही थी। ये रहा पूरा जवाब। तैयारे के उड़ान भरने की मंजर कशी अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तैयारे के उड़ने की मंजर कशी को बयान किया गया है, लेकिन सवाल में क्या कहा गया है कि अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जब आपको इस तरह के जवाब लिखने को कहा जाता है कि अपने अल्फाज में लिखिए, अपनी राय दीजिए, तो आपको अपने ही अल्फाज में लिखना है। तो जहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा आप वहाँ पर आ जाएंगे और उसी के एक एक लफ्ज़ को अपने अल्फाज में लिखते चले जाएंगे। जैसे क्या है, तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब इस लाइन को आपने लिखना है अपने अल्फाज में। आहनी यानी क्या होता है, लोहे। तो आप कैसे लिखेंगे अपने अल्फाज में कि तैयारा अपने लोहे के परों को फैलाए हुए ज़मीन के सीने पर आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे चल रहा था। इस तरह इस जुमले को आप अपने अल्फाज में लिख देंगे। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार तेज़ होती जा रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी छलांग लगाकर वो हवाओं में उड़ने लगा। ऊपर और ऊपर ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी लगने लगी थी। इस तरह से आपको अपने अल्फाज में पैसेज में देख कर ही जवाब लिखना है। बहुत ज़्यादा कोई यहाँ वहाँ से ढूंढ के याद करके रट के नहीं मेहनत करनी है। आराम से ध्यान से समझ के लिखना है। सारे जवाबात पैसेज में ही रहते हैं, ठीक है। नंबर 3 में कहा गया परवीन के दिल की कैफियत पर अपने तासुरात बयान कीजिए। जैसे जैसे तैयारा ऊपर उठता गया ज़मीन दूर और छोटी होती गई। परवीन सोचने लगी कि वो ज़मीन जिस पर इंसान का वजूद एक ज़र्रा लगता है, इस बुलंदी पर से वही ज़मीन अब ज़र्रा लग रही है। तैयारा बादलों को चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था और ज़मीन गुम हो गई थी। परवीन महसूस कर रही थी कि ज़मीन से दूर एक नई दुनिया है, खलाओं की दुनिया। इस नए जहां में आकर परवीन के दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। उस वक्त उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो खिड़की से बादलों के आगोश में कूद जाए। मेरा ख्याल है कि परवीन को बचपन में सुनी हुई परियों की कहानियाँ याद आ गई होंगी। बादलों के उस पार शायद उसने महसूस किया हो कि वो परियों के देश में आ गई है, इसलिए वो बादलों के आगोश में कूद जाना और परियों के साथ खेलना चाहती थी। इस तरह से आपको अपने अल्फाज में लिख देना है, नंबर मिल जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जीम अब हम देखेंगे दर्ज झेल गैर दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो सवाल नंबर 1 के उसमें 3 इक़्तिबास आएगा, 2 दरसी इक़्तिबास होगा और 1 गैर दरसी इक़्तिबास होगा। जो आपके सबक में ये इक़्तिबास नहीं दिया गया है, ठीक है, ये आपके सबक में से नहीं पूछा जाएगा बल्कि ये आपको बाहर से होगा। तो देखते हैं क्या कहा गया है। नंबर 1 झेल का शिप की खाका मुकम्मल कीजिए। सब्ज़ी फरोश की सदा, ये चारों खाने हमने फिल करने हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले पैसेज। हर सुबह मेरे घर के सामने सब्ज़ी फरोश अपनी रेहड़ी लगाकर सदा लगाता है, बैंगन ले लो, आलू ले लो, टमाटर, प्याज, गोभी।
हसरत से मेरा जी चाहता है कि काश कभी ऐसा हो जाए, सब्ज़ी फरोश की सदा सुनाई दे, दीवाने गालिब ले लो, टैगोर की गीतांजलि ले लो, फैज़ साहिर हसरत का कलाम। एक दिन सब्ज़ी फरोश के सामने मैंने अपनी ज़री तजवीज़ पेश की तो वो मुझे शायद अहमक समझकर कहने लगा, बाबू साहब, गालिब और टैगोर कोई औरत नहीं ख़रीदती, मगर बैगन और आलू ख़रीद लेती है। और आप जानिए, ये मेरी रोटी रोज़ी का धंधा है, और सच पूछिए तो बैगन और आलू के मुकाबले पर टैगोर और गालिब की वक़्त ही क्या है। मैंने मज़ीद मालूम किया तो पता चला कि वो सब्ज़ी बेचने वाला BA पास था। मुलाजिमत ना मिली और MA के डिग्री याफ्तों तक को नहीं मिलती तो उसने सब्ज़ी बेचने वालों का पेशा इख्तियार कर लिया। आला तालीम ने उसे समाज का इक़्तिसादी शऊर अता कर दिया था कि लोगों के माहाना बजट में आलू गोभी ख़रीदने की आइटम तो रखी जाती है, किताब ख़रीदने की नहीं। किताब एक ऐसी आइटम है कि ख़रीद ली जाए तो वो बेकार पड़ी रहती है। किताब से तो सब्ज़ी तक नहीं पकाई जाती, इसलिए जिस आइटम का कोई मसरफ़ ना हो उसे ख़रीदने का क्या फ़ायदा। हम रवां खाका मुकम्मल करेंगे कि सब्ज़ी फ़रोश की जो सदा थी हमने वो बताना है। क्या क्या आएगा? बैंगन ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज और गोभी एक में आ जाएगा। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सब्ज़ी फ़रोख्त करने के फ़ैसले पर अपनी राय दीजिए। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सब्ज़ी फ़रोख्त करने का फ़ैसला मुनासिब है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस वो रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। फिर भी माशरे व समाज की तरक्की के लिए पढ़े लिखे लोगों को अच्छी नौकरियां फराहम करना हमारी सरकार और ज़िम्मेदारान का काम है। तो ये आपको अपने अल्फाज में अपनी राय देनी है 3 से 4 लाइन में, ठीक है। से नज़म कुल नंबरात 16 हैं। सवाल नंबर 2 के अलिफ में कहा गया है, दर्ज झेल दरसी नज़म के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 में रवां खाका दिया गया है, सुबह की हवा से मुतालिक खाका मुकम्मल कीजिए। सुबह की हवा के ताल्लुक़ से खाका आपको मुकम्मल करना है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे पूरा नज़्म। ख़याल आया एक रोज़ सहने चमन का, हुआ मेले दिल दीदे सरो सुमन का, कहा दिल ने अब ताकुजा बंद रहिए, कहाँ तक भला घर में पाबंद रहिए, गिरेबान खातिर न सद पारा कीजिए, बहारे गुलो लाला नज़ारा कीजिए। नसीमे सहर इत्र बेज चमन है, हवा मस्ते मीनाए बुए सुमन है, तरावत दहे दिल है फसले बहारा, हवा लुत्फ बख्श दे जाने यारा, गुलो गुंचा है सूरत जामो मीना, रविश अक्स सब्ज़ा से जू नक्शे मीना, सफ़ीर अनादिल मलालत रुबा है, ख़याबा में मस्ताना फिरती सबा है, हुई ख़त्म तकरीर जब दिल की अक्सर, खिरद ने कहा मुझसे आशुफ्ता होकर कि ए बेखबर इबला व सख्त नादा, कभी दिल की तकरीर से होना शादा, हकीकत है सेरे चमन दिल रुबा है, वले उसको जो अहले बरगो नवा है, ये गुल गश्त ज़ेबा नहीं हर गदा को, न हर मुफलिसे बंदे दामे आना को, अगर यूं ही मंजूर है सेरे गुलशन, है मतलूब समय सफ़ीरे नवाजन, ज़रा चल के अब देख दरबार उसका, कि कैसा है महफिल का गुलजार उसका, जिसे देख पीरे फलक बा कदे खम, अदब से खड़ा बहरे मजरा दमादम। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सुबह की हवा के बारे में पूछा गया है। सुबह की हवा को क्या कहा गया? इतर बेस चमन, मस्त मीनाए बुए सुमन, तरावत दहे दिल, लुत्फ बख्श ज़े जाने यारा। ये चारों अल्फाज उठा के आपको चारे खानों में फिल कर देना है। उसके बाद क्या सवाल किया गया है? खिरद यानी होता है अकल, यानी अकल ने दिल से जो कुछ कहा उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो इसका जवाब क्या है कि खिरद ने कहा, ए बेखबर तू बेवकूफ़ और नादान है, जो दिल की बातें सुनकर खुश हो रहा है। ये सच है कि बाग की सैर दिल को लुभाने वाली है, दिल को खुशी देती है, लेकिन सिर्फ अमीर और मालदार के लिए, गरीब और मुफलिस के लिए नहीं। इस सवाल में शेर दिया गया है कि ए बेखबर इबला व सख्त नादा, कभी दिल की तकरीर से हो न शादा। दर्ज बाला शेर की तशरीह इस तरह कीजिए कि उसका मानवी हुस्न वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर शेर की तशरीह करने को कहा गया है, ठीक है, ये शेर की तशरीह करना है।
दिल ने शायर को सैर चमन के लिए उकसाया। जब दिल अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका तो अक़ल ने परेशान होकर शायर से कहा कि ए बेखबर, तू सख्त नादान है, बेवकूफ़ है। दिल की बात सुनकर खुश ना हो, बल्कि सैर चमन की हकीकत को भी समझ। अक़ल का ये कहना दुरुस्त है कि वही लोग सैर चमन से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं जो खुश हैं और खुशहाल हैं। यानी जिनका दिल खुश होगा उन्हें ये सारी चीज़ें सूझती हैं कि वो घूमने जाएं, सैर को जाएं, यहाँ वहाँ घूमें फिरें। तो यही शायर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। शायर ने शेर में बड़ी खूबी से बात कही है कि इंसान को दिल के बहलावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए, यानी सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए। सवाल नंबर 2 के बे में कहा गया, दर्ज झैल शेरी इक़्तिबास को बगौर पढ़ कर दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। क्या कहा गया है? शेरी इक़्तिबास की रोशनी में सुतून अलिफ और सुतून बे की मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। ये सुतून अलिफ है, ये बे है, इसकी जोड़ियाँ लगाना है। सबसे पहले हम इक़्तिबास पढ़ेंगे, देखते हैं। इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। जी से मुराद यहाँ पर दिल है, मन है। आह कब तक मैं बकूँ तेरी भला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। हम नशी पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज़ जी को मेरे भाता है। बात कुछ दिल की हमारे तो ना सुलझी हमसे, आप खुश होवे है फिर आप ही घबराता है। जी कड़ा करके तेरे कोचे से जब जाता हूँ, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्लाह, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूँ आता है। तो सबसे पहले हमें मुनासिब जोड़ियाँ देखनी है। देखिए यहाँ पर है, इश्क जान खाता है, लज्जत जी ही जिसे पाता है, बातें दिल सुनवाता है, फिर क्या था देखते हैं। यहाँ पर ये आया, इश्क जो है जान खाता है, लज्जत जी को भाता है, जी जिसे पाता है, बातें दिल सुनवाता है और शौक़ जी को भाता है। ये हो गई जोड़ियाँ। उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। इश्क से मुतालिक शायर के एहसासात अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। इस सवाल का जवाब आप देखेंगे तो इसी शेर में है। इस तरह से शायर ने बताया कि जो इश्क है वो उसकी जान सदा खाता है, लोगों की बातें सुनवाता है, उसका दिल घबराता है, उससे बातें सुलझती नहीं, परेशान रहता है। उसके बावजूद जो शायर क्या कहना चाहता है कि उसे लज्जत मिलता है जिसे जी ही पाता है, और इस शौक़ की खूबी मुझसे मत पूछ, गर्ज़ जी को मेरे भाता है। तो इस तरह से आप अपने जुमले में ये जवाब लिख सकते हैं कि शायर इश्क से मुताल्लिक़ अपने एहसासात का इजहार यूँ करता है कि ये इश्क तो बज़ाहिर मुझे बहुत परेशान करता है, मगर इश्क में जो सुरूर और लज्जत है उससे मेरा दिल खूब वाकिफ़ है। इश्क की लज्जत की वजह से ये मेरे जी को भाता है। जब नाराज़ होकर महबूब के कोचे से दूर चला जाता हूँ तो यही इश्क मुझे दोबारा महबूब की गली में खींच कर ले जाता है। इश्क मुझे कभी गम तो कभी खुशी की कैफियत में मुब्तला करता है। तीसरा सवाल जो है, क्या कहा गया है? हम नशी पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज़ जी को मेरे भाता है। मंदरजा बाला शेर का मतलब इस तरह बयान कीजिए कि शेर का हुस्न वाज़ेह हो जाए। तो ये शेर का जवाब आप इसी में से जो बना के छोटे छोटे 3-4 लाइन में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है कि इस शेर में जो शायर है अपने हमनशी यानी साथी से कहता है कि है मेरे हमनशी। इस तरह से लंबा बढ़ा चढ़ा के आप आराम से अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि तू मेरे महबूब की खूबी और अच्छाई के बारे में मुझसे मत पूछ, ना पूछ क्या मेरे हमनशी, तू मेरे महबूब की खूबी और अच्छाई के बारे में मत पूछ। क्या कहूँ मैं तुझसे कि जब इश्क हो जाता है, जब मोहब्बत हो जाती है तो महबूब की खूबी और ख़राबी कुछ दिखाई नहीं देती, बस दिल को सुकून मिलता है, जी को भाता है और एक तसल्ली मिलती है। इस तरह से आप अपने अल्फाज में ये जवाब आराम से लिख सकते हैं। एक जवाब आप ख़ुद से लिख सकते हैं और दूसरा जवाब ये है जो आप किताब या डाइजेस्ट वगैरह की मदद से लिख सकते हैं। ये शेर मीर दर्द की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर अपने हमनशी यानी साथी से कहता है कि ए मेरे हमनशी, तू मेरे महबूब की खूबी और अच्छाई के बारे में मुझसे मत पूछ, क्योंकि जो इश्क करते हैं वो बस करते हैं, उन्हें महबूब की खूबी व ख़राबी से कोई गर्ज़ नहीं होती। उनके लिए यही काफ़ी है कि महबूब उनके दिल को भाता है और वो उसकी मोहब्बत में सरशार हैं, गुम हैं, मस्त हैं।
सवाल नंबर 2 हिस्से नज़म में जीम में क्या पूछा गया है? दर्ज झैल शेर इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके इस्तेहसाने कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। खाका मुकम्मल कीजिए। शेर इक़्तिबास है, पकवान पूछा गया है 3, फिर सिन्फ पूछी गई है इस शेर इक़्तिबास की। शेर पढ़ लेते हैं सबसे पहले। शेर इक़्तिबास का मौजू अपने अल्फाज में बयान कीजिए। नज़ीर यार की हमने जो कल ज़ियाफ़त की, पकाया कर्ज़ मंगा कर पुलाव और कलिया, सो यार आप ना आया रकीब को भेजा। आप ना आया यानी ख़ुद नहीं आया बल्कि अपने रकीब को भेजा। हज़ार हैफ हम ऐसे नसीब के बलया, इधर तो कर्ज़ हुआ और उधर ना आया यार, पकाई खेती किस्मत से हो गया दलिया। तो सबसे पहले क्या कहा गया है? 3 पकवान के नाम यहाँ पर आए हैं, वो बता देना है आपको। क्या क्या आया? पुलाव, कलिया, खीर, दलिया। ये तीनों चारों आपको फिल कर देना है। उसके बाद सिन्फ बतानी है। सिन्फ ये क्या है कि ये शेर इक़्तिबास एक क़ता है। क़ता ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास ख़याल, एहसास, कैफ़ियत का इज़हार किया जाए। जैसे कि इसमें ख़ास तौर से पकवान का इज़हार है, ठीक है। इसी तरह दूसरा सवाल क्या है इसमें? शेर इक़्तिबास का मौजू अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको अपने अल्फाज में लिखना है कि ये पूरा नज़म और क़ता पढ़ के यही लगता है कि शायर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, उधार ले ले, कर्ज़ ले ले, पुलाव, कलिया या महंगी से महंगी चीज़ें बना ले, लेकिन होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। तो इसका मुनासिब मौजू जो होगा वो रहेगा किस्मत, यानी इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। अब हिस्सा 3 इजाफ़ी मुताला, कुल नंबरात 6 हैं। नंबर 3 में दर्ज झैल सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 क्या है सवाल? खलीफा के मौसिल के सौदागर का भेस बदलने की वजह लिखिए। नंबर 2 है अबुल हसन के कैद खाने के वाक़े को मुख्तसरन लिखिए। नंबर 3 कहा गया ड्रामे से अपने कोई 3 पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए। तो पहले सवाल का जवाब देख लेते हैं कि भेस बदलने की वजह क्या थी। हारून रशीद 8वीं सदी ईस्वी में बगदाद के खलीफा थे। वो चाहते थे कि उनकी रियाया को यानी उनके अवाम को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए वो हर रात भेस बदल कर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए शहर में अपने मुलाजिम के साथ गश्त किया करते थे, यानी हर तरफ चारों तरफ घूमा फिरा करते थे, देखते थे, चेक करते थे। इस तरह वो अपनी रियाया की तकलीफ़ों को दूर किया करते थे। जिस रात खलीफा के अबुल हसन से मुलाकात हुई वो मौसिल के सौदागर के भेस में थे। नंबर 2 है मुख्तसरन वाक़या बयान करना है अबुल हसन का। एक रात मौसिल के सौदागर के भेस में खलीफा की मुलाकात अबुल हसन से हुई। अबुल हसन ने हस्बे रिवायत उन्हें अपने मेहमान बना लिया। बातों बातों में अबुल हसन ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो मोहल्ले के एक बदमाश को सज़ा देना चाहता है। अबुल हसन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खलीफा ने उसे एक दिन का खलीफा बना दिया। अबुल हसन ने खलीफा की हैसियत से उस अमीर आदमी को सज़ा सुनाई। रात में उसे बेहोशी की हालत में उसके घर पहुंचा दिया गया। सुबह उठने पर वो अपने आप को खलीफा समझ रहा था। उसने अपनी वालिदा पड़ोसियों की बात मानने से इनकार कर दिया कि वही अबुल हसन है। वो पड़ोसियों को मारने दौड़ा तो पड़ोसियों ने दारोगा को बुला लिया। दारोगा ने जब ये सुना कि वो ख़ुद को अमीरुल मुमिनीन कह रहा है तो दारोगा ने उसे गिरफ़्तार करके कैद खाने में डाल दिया। तीसरा जवाब भी हम देख लेते हैं। करना आपको 2 ही है, लेकिन तीसरा जवाब भी एक बार देख लेते हैं। ड्रामे के मेरे पसंदीदा किरदार हस्बे झैल हैं। खलीफा हारून रशीद 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा थे। खलीफा ड्रामे का अहम और मरकज़ी किरदार है। खलीफा हर रात भेस बदल कर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए शहर में अपने मुलाजिम के साथ गश्त किया करते थे। ये बगदाद का एक नौजवान है जिसे उसके मुफ्त खोर दोस्तों ने खलाश कर डाला, यानी उसे बिल्कुल कंगाल कर दिया। बहन की मदद से संभल गया और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चूँकि उसे दोस्तों के साथ खाने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो किसी न किसी को सिर्फ एक रात के लिए मेहमान बनाया करता था। अबुल हसन की माँ तीसरा किरदार, ठीक है। यह ड्रामे का अहम किरदार है। वो रिवायती माँ है जो अपने बेटे अबुल हसन से बहुत मोहब्बत करती है। जब अबुल हसन को कैद खाने में डाल दिया गया तब उसने दारोगा से अबुल हसन की रिहाई के लिए बहुत मिन्नत समाजत की। अब हम देखते हैं हिस्सा 4 कवायद। कुल नंबरात कितने हैं इसमें? 16। नंबर 4 में
नंबर 4 में अलिफ में हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 दर्ज झेल जुमलों में मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। नंबर 1 दिया गया हज़रत मोहानी अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे। ये मुफरद जुमला है, क्यों? क्योंकि हज़रत मोहानी ये मुब्तदा है और अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे ये ख़बर है। मुफरद ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें मुब्तदा के बारे में ख़बर दी जाए। एक सिंपल सादा सा जुमला हो जिसमें कोई नाम दिया गया हो और उसके बारे में जब ख़बर दी जाए तो ऐसा जुमला मुब्तदा और ख़बर होता है, जिसे मुफरद जुमला कहते हैं। दूसरा है वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता है और छुरियों और कांटों से घंटों उसके परखच्चे उड़ाता रहता है। ये मुरक्कब जुमला है, क्यों? क्योंकि मुरक्कब जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें दो मुफरद जुमले होते हैं और इन्हें और से, ताके, चूँकि, इस तरह के वर्ड से इसे जोड़ा जाता है, तो ये मुरक्कब जुमला हो गया। ठीक है। दूसरा क्या कहा गया है? दर्ज झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बैकुनी करना, बैकुनी करना यानी ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ देना, बर्बाद कर देना। इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए कई कुदरती वसाइल की बैकुनी की। दीवाला पिट जाना यानी बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। जंगलात की कटाई की वजह से कुदरती माहौल का दीवाला पिट गया। नंबर 3 में कहा गया दर्ज झेल फ़िक्रों के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। नंबर 1 एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना, यानी आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, ये जवाब आएगा। दूसरा है खुद को काम ना आए मगर हीले बहाने से टालना चाहिए, नाश न जाने आंगन टेढ़ा। फिर चौथा है दर्ज झेल की तारीफ़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए दुआ मांगी जाए उसे हम्द कहते हैं। नंबर 2 वो नज़्म जिसमें शायर वाक़या करबला या शुहदाए करबला का जिक्र करता है। कोई भी ऐसी नज़्म जिसमें शहीदों का या किसी के वफ़ात का जिक्र हो तो ऐसी नज़्म को मरसिया कहते हैं। ठीक है। नंबर 5 क्या है? दर्ज झेल शेर की सनद का नाम लिखकर सनद की तारीफ़ लिखिए। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा कियो हो तुम, बाकी हैं अब तलक भी वही लन तरानियाँ। तो आपको यहाँ शेरी सनद का नाम लिखना है और सनद की तारीफ़ भी करना है। तो ये जो यहाँ पर आप देखेंगे कोहे तूर की तरफ इशारा है और कुरानी आयात लन तरानी से लन तरानिया का अल्फाज बना दिया गया है। तो ये सनत तलमी हुआ। सनत तलमी ऐसा शेर है जिसमें शायर किसी कुरानी आयत की तरफ या किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा करे तो ऐसे शेर को सनत तलमी कहते हैं। बे क्या है? हिदायत के मुताबिक झेल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1 उसको अपना वजूद नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा। ज़ेर इजाफत पहचानने को कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाकाबिल अलग वर्ड है, बर्दाश्त एक अलग वर्ड है, लेकिन दोनों को साथ में जोड़कर ज़ेर इजाफत के साथ एक मुकम्मल वर्ड बना दिया गया। ठीक है। एक मुकम्मल अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त ज़ेर लगा के बनाया गया, तो ये ज़ेर इजाफत हुआ। दूसरा है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु तुमसे बढ़ के दीन से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप दो हुर्फ़ जार आया है, से और के। का, की, के, को, से, ये सब क्या है? हुर्फ़ जार हैं। तो ये सब आपको कहीं भी नज़र आए तो आप समझ जाएं ये हुर्फ़ जार वाला जुमला है। ठीक है। उसके बाद कहा गया नंबर 2 में दिए गए जुमले में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह तलाश करके लिखिए। मज़ामीन के मुसव्विदात उनकी आँखों के सामने नज़र आतिश किए गए। मज़ामीन के मुसव्विदात, ये मज़ामीन जो है मुज़ाफ़ इलैह है, मुसव्विदात ये मुज़ाफ़ है। ठीक है। नंबर 3 में क्या कहा गया है? दर्ज झेल फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तहरीर कीजिए। नंबर 1 रूह को तकलीफ़ देने वाले यानी रूह फरसा। नंबर 2 दूर तक पत्थर फेंकने का आला मिंजनीक, यानी एक तरह से आपको अल्फाज माना यहाँ पर याद करना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 में पूछा गया एराब लगाकर दो मुख्तलिफ लफ्ज़ बनाकर उनके माना लिखिए। एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाकर। तो अगर आप ये दाल और लाम पे ज़बर लगा देते हैं तो ये दल बन जाता है। दल यानी ग्रुप, फ़ौज, लश्कर। इसी तरह आप दाल के नीचे ज़ेर लगा देते हैं तो ये दिल बन जाता है। दिल यानी कल्ब, जिस्म को खून पहुंचाने वाला उज़ू। ठीक है।
नंबर 2 में कहा गया दर्ज झेल अल्फाज को मुरवजा इमला के मुताबिक लिखिए। तो समझ नहीं यानी समझ, इस तरह से समझ और नहीं आपको लिखना है। नंबर 5 में कहा गया मुनासिब साबका लाहिका लगाकर हर एक से एक एक बामाना लफ्ज़ बनाकर लिखिए। साबका यहाँ दिया हुआ है, हमें उसके बाद एक लफ्ज़ लगा के एक मुकम्मल बामाना लफ्ज़ बनाना है। जैसे नासमझ, नामुराद, नाहक, सरपरस्त, खुदा परस्त, बुत परस्त। इस तरह से आप कई सारे अल्फाज बना सकते हैं। अब हिस्सा 5 जो इत्तलाक़ तहरीरी सरगर्मियाँ कुल 24 नंबरात पर मबनी है। सवाल नंबर 5 के अलिफ में ख़त या खुलासा में से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि ख़त और ख़ुलासा में से ख़त लिखना ज़्यादा आसान है। ख़ुलासा में आपको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, जुमलों का तसलसल, अंदाज़े बयां, ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। तो अगर आपको कम टाइम में करना है तो ख़त बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर दर्ज झेल नुकात की बुनियाद पर कोई एक ख़त लिखिए। खुश्क साली है, पानी की अहमियत जानिए, आवाम से अपील करना है, नुकात दिए गए हैं। पानी ही ज़िंदगी, पानी संभाल कर इस्तेमाल करें, पानी का बेजा इस्तेमाल ना करें, पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, शदीद गर्मी की वजह से बारिश में ताख़ीर का अंदेशा, अवामी तक़रीबात में पानी कम इस्तेमाल करें, शुक्र के पानी की तकसीम के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें यानी लाइन अच्छे से लगाएं, धक्का मुक्की ना करें। फिर क्या है, रस्मी ख़त, गैर रस्मी ख़त लिखने को कहा गया है। इस पॉइंट जो नुकात हमने पढ़ा है इसके बिना पर रस्मी और गैर रस्मी ख़त लिखना है। पहला है म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर को ख़त लिखिए कि आपके इलाके में पानी की शदीद क़िल्लत है, आब रसानी का मुनासिब इंतज़ाम करें, आप मज़ीद नुकात का इजाफ़ा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है अपने वालिद को ख़त लिखिए, वो घर के तमाम अफराद को ताकीद करें कि पानी का इस्तेमाल संभाल कर करें, आप मज़ीद नुकात का इजाफ़ा कर सकते हैं। ये दोनों ही ख़त बहुत ही आसान है। हमें ये ख़त जो है अपने बुक में, अपनी किताब में दिए हुए रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त के खाका और पैटर्न के मुताबिक ही लिखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मकतूब निगार का एड्रेस है, यहाँ पर मकतूब निगार का एड्रेस है, उसके बाद मकतूब इले का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक दूसरा पैटर्न है, आपको इसको फॉलो नहीं करना है। आपकी किताब में जो रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त का पैटर्न खाका दिया गया है पेज नंबर 119 पर, आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है। तो रस्मी ख़त के खाके में आपकी किताब में क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको तारीख़ डाल देनी है, कोई भी तारीख़ डालनी है। उसके बाद मकतूब इलह का नाम यानी जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम नुकात में क्या दिया गया है, आली जनाब म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद वो चीफ ऑफिसर का पता आपने लिख देना है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद। उसके बाद मौजू बता देना है जो कि नुकात में दिया गया है, आब रसानी का मुनासिब इंतज़ाम। फिर आदाब और अलक़ाब इस्तेमाल करके मोहतरम जनाब ये सब इस्तेमाल करके आपको अपना मुद्दा बयान करना है। आखिर में आपको थोड़ा सा तजवीज़, अपना मशवरा पेश करना है, राय दे देनी है कि जिन इलाकों में पानी कंटेनर में पहुंचाया जाता है वहां लोग पानी की तकसीम के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। उम्मीद है आप मेरी बातों पर तवज्जो देंगे, मुनासिब कार्रवाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, यानी हम ख़त लिख रहे हैं तो हम मकतूब निगार हो गए और हमें अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिखना है। तो इस तरह से क्या होगा, रस्मी ख़त का खाका जो हमारी किताब पेज नंबर 119 में दिया गया है उसको फॉलो करके हमने ये पूरा ख़त लिखना है। दूसरा है गैर रस्मी ख़त। अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डेट डालनी है 9 मार्च 2020 या कुछ भी डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद अलक़ाब आदाब, प्यारे अब्बू या अब्बा जान, सलाम दुआ करके आपको पहले खैरियत लेनी है। खैरियत के बाद जो आपका मौजू है आपको आ जाना उस पर कि पानी की अहमियत। फिर आपको उसके इस्तेमाल, जो नुकात दिए गए उनका इस्तेमाल करके आपको अपने घर वालों को समझाना है, अपने अब्बू को कहना है कि पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, मुल्क के कई इलाकों में खुश्क साली पाई जाती है, इस साल शदीद गर्मी की वजह से बारिश में ताख़ीर का अंदेशा है। इस तरह से आपको एंडिंग क्या करनी है, प्यारे अब्बू आपसे अपील करता हूँ कि घर में भी तमाम अफराद को समझाएं। ये सारे नुकात आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। उसी को इस्तेमाल करके एक जुमला बना के अपना आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है। फिर लास्ट में आपका फरमाबरदार बेटा, आपका नाम और एड्रेस, निडर पाक या कुछ भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 5 का बे जो है उसमें कहा गया है कि झेल की सरगर्मियों में से कोई 2 सरगर्मियाँ 50 था 60 अल्फाज में मुकम्मल कीजिए।
नंबर 1 जो दिया गया है, जेल के नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार कीजिए। रेडीमेड कपड़ों का शोरूम है, इफ्तिताह कब है, ओपनिंग कब है, आपको तारीख बताना है, वक्त बताना है, दुकान का नाम बताना है, पता बताना है, ख़ास रियायत है यानी छूट है, ऑफ़र है, ये सारी चीज़ें बतानी है। या किस किस तरह के कपड़े आप अपने रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में रखते हैं, बच्चों का या दूल्हा दुल्हन का, या किस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने पर कितना डिस्काउंट मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इश्तिहार बना के पेश करना है, जिस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। दूसरा है, दिए गए नुकात की मदद से ख़बर तहरीर कीजिए। ख़बर नवेसी में नुकात दिए गए, आपको पॉइंट्स दिए गए, उसका यूज़ करके आपको एक ख़बर तैयार करना है जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। क्या नुकात हैं? बिजली की आंख मचोली, शॉर्ट सर्किट, फर्नीचर के गोदाम में आग लगना, आवाम का आग बुझाने की कोशिश करना, फायर ब्रिगेड की आमद, अतराफ़ व अकनाफ की दुकानों का मुतासिर होना, यानी आसपास के कितने इलाके जले या कितनी दुकानें जल गई या नुकसान हुआ वो बताना है। इमलाक का नुकसान यानी कितनी मिल्कियत, कितनी प्रॉपर्टी का, कितनी जायदाद का नुकसान हो, वो सारी चीज़ें बताना है। नंबर 3 में कहा गया, दिए गए नुकात की मदद से कहानी तहरीर कीजिए। किसान के 5 लड़के, सब निकम्मे, किसान मालदार, किसान का बीमार होना, पतली लकड़ियाँ मंगाना, रस्सी से बंधवाना, तोड़ने के लिए कहना, लकड़ियाँ ना टूटना, लकड़ियाँ अलग अलग करना, अलग अलग लकड़ियाँ टूट जाना, नतीजा और सबक। तो ये 3 तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे। पहला इश्तिहार है, उसके बाद आपको बिजली के ख़बर नवेसी कहा जाएगा, उसके बाद कहानी। तो तीनों में से आपको 2 करना है, दोनों 5-5 मार्क्स के लिए हैं, 10 नंबर इस तरह आपके हो जाते हैं। यहाँ पर हम इश्तिहार का देख लेते हैं, ख़बर नवेसी भी देख लेते हैं और कहानी, तीनों देख लेते हैं ताकि जो आपको सही लगे आप वो कर लीजिएगा। तो इश्तिहार आपकी स्क्रीन पर है, जो कि मुझे लगता है इश्तिहार बनाना सबसे आसान है। तो ये तीनों ऑप्शन में आप ये ऑप्शन कभी भी मत छोड़िए, इश्तिहार ज़रूर बनाइए। 5 मार्क्स मिलना बहुत आसान है, टाइम भी कम लगेगा, कोई ज़्यादा लिखना नहीं है। खुशखबरी लिख के स्टार बना दें, फिर दोस्ताना रेडीमेड गारमेंट्स या कुछ भी नाम दे दें, कपड़ों के शायकीन के लिए, या हर तरह के कपड़े यहाँ पर दस्तयाब हैं, इस तरह से लिख के फिर आपको क्या डालना है, एड्रेस डाल देना है, तारीख़ डाल देनी है, टाइम डाल देना है कि इतने से इतने टाइम तक दुकान खुलता है। फिर जो पॉइंट्स दिए गए थे उसका सारा इस्तेमाल करना है कि यहाँ बच्चों, नौजवानों, दूल्हा दुल्हन के नए तरीके के डिज़ाइन, खूबसूरत कपड़े मिलते हैं। कोई ज़रूरत नहीं बहुत हार्ड उर्दू लिखने की, आसान अल्फाज में आपको लिखना है। ख़ास रियायत, तमाम कपड़ों पर या मलबूसात पर 10% छूट है, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने पर आपको इतना % डिस्काउंट मिल सकता है। इस तरह से सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है यहाँ पे। और लास्ट पॉइंट जो पता है, वो आपको पता आप कुछ भी डाल सकते हैं, पता अपने घर का ही उठा के डाल दें। इस सवाल जो था वो ख़बर नवेसी पे था, यानी आपको नुकात की मदद से ख़बर तैयार करना था। तो ये ख़बर आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार इसे पढ़ लें, समझ लें और उसे अपने अल्फाज में अच्छे से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। जो पॉइंट दिया गया था उसमें किसान के ताल्लुक़ से दिया गया था, कुछ नुकात दिए गए थे और आपको इत्तेहाद में ताकत है या एकता है, उस पर पूरा कहानी नुकात की मदद से बनाना है। तो कहानी आपकी स्क्रीन पर है, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और कोशिश करिए ख़ुद से कुछ और अच्छा लिखने की। सवाल नंबर 5 के जीम में कहा गया है, ज़ेल के उन्वानात में से किसी एक पर 100 या 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। 3 उन्वानात दिए गए हैं, तीनों में से आपको किसी एक पर लिखना है। तो मेरा आप लोगों को मशवरा है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है तीसरा, पसंदीदा शख्सियत की ज़िंदगी के अहवाल। ये आप लोगों को हर साल ये ऑप्शन में तीसरा रहता ही है। तो अब तो आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं 2-4 दिन में, लेकिन जो आगे आने वाले बच्चे, मैं उनको यही मशवरे दूँगी कि पूरा साल अगर आप कोई टॉपर नहीं है या आपको बहुत मुश्किल लगता है मज़मून, तो सबसे आसान तरीका है कि आप बस ये एक टॉपिक उठाएं, पसंदीदा शख्सियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें, हमारे खुलफ़ाए राशिदीन को, किसी को भी, इन 4-5 में से किसी एक पर शुरू साल में ही रट्टा मार के याद कर लें 2 पेज। और कहीं भी आपका प्रीलिम्स हो, आपके कोई भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, आपको वही मज़मून उठा के लिखते रहना है। इस तरह पूरे साल में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर बोर्ड में ये कंपलसरी हो गया कि ये पूछता ही है। तो अगर आप लोगों को पसंदीदा शख्सियत की ज़िंदगी के अहवाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से या खुलफ़ाए राशिदीन के ताल्लुक़ से मज़मून चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही।